क्या चल रहा है यहाँ पर? वहाँ पर एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आता, जो कि करीब 9-10 साल के बच्चे थे। जी क्या, ये लड़का इतने साल से फेल हो रहा है क्या, कि ये 9-10 साल वाले बच्चों के क्लास में? काफ़ी सारे लोग हैरानी से शौर्य को देखते हुए कहते हैं, वो बच्चा कहाँ? मतलब हमारा स्टूडेंट। वो टीचर सामने वाले मौजूद टीचर्स को देखते हुए कहता, ये तो रहा। एक टीचर शौर्य की तरफ इशारा करते हुए कहता, नहीं, ये वो नहीं है। वो टीचर शौर्य को देखते हुए कहता, ये वो नहीं है तो तुम हो कौन? अगर ये वो नहीं है तो वो बच्चा अभी तक कहाँ है? काफ़ी सारे टीचर्स जो अभी तो नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन अब फिर से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें जिस बच्चे की तलाश थी वो शौर्य था ही नहीं। शौर्य गुस्से से उसी लड़की को लेके जा रहा था। मैं इस बेवकूफ़ लड़की पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? शौर्य मन मन सोचता है, लेकिन उस बात की भी मतलब उस चीज़ का भी एक रीज़न था जिसकी वजह से शौर्य को इस लड़की पे इतना गुस्सा आ रहा था। शौर्य ने इस लड़की से जो चीज़ मांगी थी, वो चीज़ एक तरीके से शौर्य को किसी को देनी थी। शौर्य उस चीज़ के बारे में सोचकर अभी गुस्से में आ गया था, लेकिन शौर्य अपने आप को नॉर्मल करता है, क्योंकि इस चीज़ का अभी कोई मतलब ही नहीं बनता था। इस लड़की का नाम इनाया था, जो कि आरुष की बहन थी। आरुष उस समय वंशता फिटी में बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, और तो और वही पहला था जो कि वंशता फिटी से इवॉल्व होकर टू स्टार फिटी गया था। यहाँ तक कि शौर्य ने उसके टूर्नामेंट को टू स्टार फिटी से होते हुए लास्ट टाइम देखा भी था, जब वो वंशता फिटी छोड़ के जाने वाला था। लेकिन अगर कोई टॉप 100 या टॉप 10 नहीं कर पाता, तो उसकी फाइट को पिछले साल के एक तरीके से उसके निचले वाले सिटी में पिछले साल दिखाया जाता। इसलिए शौर्य जानता था कि उसने जो फाइट को देखा, उस आरुष के फाइट को, वो पिछले साल का था। उसके बाद आरुष ने कोई फाइट लड़ी नहीं थी, और उसकी बहन यहाँ है, मतलब वो भी यहीं होगा। इतनी अजीब बात है, इसका भाई इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो सीधे सिक्स स्टार सिटी में ही आ गया, और इसे यहाँ के स्कूल में एडमिशन भी मिल रखा है। शौर्य मन ही मन सोचता, ये चीज़ बिलीव करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। तुम कौन हो लड़के? वही टीचर होशियार से कहता, देखिए, मैं बस 5 स्टार सिटी से यहाँ आया हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सभी को लगा कि मैं वही बच्चा हूँ। श्योर है, वो स्माइल के साथ कहता। जाहिर सी बात है कि किसी को पता नहीं वो कितने साल का और कैसा दिखता। वो सबसे छप छप कर रहा था। तुमने कहा 5 स्टार सिटी से आयो, किसके साथ आयो? कोई बड़ा या फिर? वो आदमी श्योर से कहता। श्योर से पहले कि कुछ भी कहता, टीचर, आप इससे बात कर रहे हैं जो अपनी बहन के भरोसे रहता है? मुझे याद है, मैं जब 1 स्टार सिटी में थी तो ये अपनी बहन से नफरत किया करता था, इसलिए क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा आगे थी। लेकिन फिर भी इसकी बहन इसके लिए बहुत कुछ करती थी, और ये अपनी बहन के भरोसे यहाँ तक आया। हो सकता है कि इसकी बहन इवॉल्व होकर यहाँ तक आई हो। वहाँ के डॉक्टर्स तो ये भी कहते थे कि डॉक्टर अनन्या आसानी से 5 स्टार डॉक्टर बन सकती है, अगर उनमें टैलेंट है तो वो आगे बढ़े। लेकिन वो अपने भाई की वजह से आगे नहीं बढ़ती थी। इनाया वो शौर्य को एक तरीके से नीचा दिखाते हुए वहाँ सभी से कहती है, ऐसी बात, मतलब तुम अपनी बहन के साथ आए हो? वो टीचर शौर्य से कहता, नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। शौर्य नॉर्मली कहता, हाँ अच्छा, दोस्त के साथ आए हो। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? क्योंकि जहाँ तक है ये कोई घूमने वाली जगह तो है नहीं कि तुम अपने दोस्त के साथ मुँह उठाकर यहाँ आ जाओगे, है ना? वो टीचर शौर्य से कहता, मैं बेकार में इन लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शौर्य इतना कहता और चुपचाप वहाँ से निकलने लगता। अरे वो लड़के, पागल है क्या? वो लड़का वो शौर्य के सामने आते हुए कहता। शौर्य उसे देखता, और अगले ही पल उस लड़के के नीचे की ज़मीन हल्की सी हिलती है, और वो लड़का शौर्य के सामने से साइड हो जाता। शौर्य ने रेड मंकी के पावर्स का इस्तेमाल किया था। अरे वो लड़के, पागल हो क्या? तुम्हें पता तो है तुम क्या कर रहे हो? स्कूल से बाहर निकलते ही वो खतरनाक प्रेजेंस तुम्हारे ऊपर आएंगे, लेकिन वो प्रेजेंस इतनी खतरनाक भी नहीं है, लेकिन तुम उसे सह नहीं पाओगे। वो टीचर शौर्य से कहता, यह स्कूल वो नॉर्मल जगह पर नहीं है, बेवकूफ़। यहाँ आसपास ताकतवर लोग रहते हैं जिससे तुम्हें परेशानी हो सकती है। वो टीचर फिर से शौर्य से कहता, लेकिन शौर्य चुपचाप उस प्रोटेक्टिव फील्ड के पास जाता है, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पा रहा था। देखते देखते शौर्य के हाथों में मोटा कीड़ा दिखता है, और वो शील एक देखते देखते थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट और पानी जैसी दिखने लगती है, जहाँ पर शौर्य उसके आर पार निकल जाता। लेकिन उसके आर पार जाते ही शौर्य को कोई भी प्रेजेंस महसूस ही नहीं होती है। यहाँ कुछ ही ताकतवर लोग हैं, लेकिन इन ताकतवर लोगों के पावर भी इन नॉर्मल इंसानों के लिए खतरनाक है। शौर्य नॉर्मली कहता, और आगे चुपचाप निकल जाता। ये लड़का सील से बाहर कैसे निकला? सील को अच्छे से लॉक करो। लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सारे यहाँ कोई ताकतवर मौजूद नहीं है। वो टीचर सभी से कहता है, पर टीचर उस बच्चे का करना क्या है? वो लड़का वो आगे आकर टीचर से कहता, उसे जाने दो, वैसे भी वो हमारे स्कूल का नहीं है, मरता है तो मरे। वो टीचर स्माइल के साथ कहता, पर टीचर, हम आपके क्लास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अगर वो अभी तक नहीं मिला तो परेशानी हो जाएगी। उसके घर पे उसके माँ और भाई हैं, जो कि रोज़ स्कूल आते हैं। हम उन्हें क्या जवाब दें? वो लड़का और कुछ टीचर्स
सामने मौजूद टीचर से कहते हैं और वो कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ शहर वो देखते देखते सिटी पहुंच जाता है। ये सिटी नॉर्मल लोगों के लिए है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नीरो कोडी नहीं है। मतलब यहाँ पर एक अलग से शहर बनाया गया है जहाँ पे कमज़ोर लोग रहते हैं। श्योर इस्माइल के साथ क्या था, यहाँ पर कोई भी घमंडी या फिर कोई ताकतवर नहीं था। सब लोग इस्माइल के साथ अपने अपने काम में बिजी थे। श्योर वो नॉर्मली घूमते हुए आगे जाते रहता और फिर से उसी होटल में जाके बैठ जाता है। वो वेटर श्योर को देखता और श्योर उस वेटर को देखता। वो दोनों एक दूसरे से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे थे। हाँ, वो वेटर श्योर से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था। अगली पल श्योर के कंधे पे एक हाथ आता। कहाँ चले गए थे तुम? बैकग्राउंड श्योर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, बस फंस गया तो थोड़ा बहुत। श्योर इस्माइल के साथ कहता, वैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तुम्हारा वेट करते करते, तो बिल भर देना। बैकग्राउंड स्माइल के साथ कहता। देखते देखते श्योर वहाँ का बिल पेमेंट करता और उस वेटर को देखता। एक्सक्यूज़ मी। श्योर नॉर्मली कहता, आपने मुझसे कहा? वो वेटर श्योर से कहता, हाँ, क्योंकि ये होटल है तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ ठहरने के लिए हम जैसे मतलब मुझे यहाँ पर ठहरना है, तो क्या मुझे रूम मिल सकता है? श्योर स्माइल के साथ वो वेटर से कहता, सर आपको रूम तो मिल जाएगा। लेकिन वो वेटर इतना कहने के बाद शांत हो जाता। नहीं नहीं, मुझे से कोई परेशानी नहीं, आप जो भी कर रहे थे अपना काम कर रहे थे। सर नॉर्मली कहता, वो तो मैं समझ गया। एक और परेशानी है, वैसे यहाँ के सारे कमरे ऑलरेडी बुकड हैं, क्योंकि आज एक कपल एक तरीके से आज एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला, तो उसने पूरे होटल को ही बुक कर रखा है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। यही परेशानी है। वो वेटर श्योर से कहता, तो आप एक काम कीजिए, हम लोग ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर को ले लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और हम लोग नीचे भी नहीं आएंगे, वैसे भी रात में हमें सोना ही है। श्योर स्माइल के साथ कहता, तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर उस लड़के को ये बात पता चली तो परेशानी हो सकती है। वो वेटर फिर से श्योर से कहता, परेशानी मत कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता और देखते देखते उससे सबसे ऊपर वाले फ्लोर का चाबी मिल जाता है। श्योर और बैकग्राउंड टॉप फ्लोर में जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने के बाद वहाँ की कंडीशन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। श्योर और बैकग्राउंड वही बिस्तर पर लेट जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बीच में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से दूर है, ऊपर से वहाँ एंट्री के लिए हमें ये साबित करना होगा कि हम लोग बीच टेमर हैं। मेरे पास बीच टेमर कार्ड है तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ समय बाद ही जाऊँ। यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस या फिर किसी का भी ताकतवर ऑरा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली खाली और फ्री फ्री लग रहा है। श्योर है, मैगरॉन्स कहता। सही कह रहे हो, मैगरॉन बिस्माइल के साथ कहता। देखते देखते उन दोनों की आंख लग जाती है। अगले ही पर रात के 11 बजे उन्हें कुछ महसूस होता है। श्योर को सपने में अपनी बहन दिख रही थी जो कि गोल्डन रंग से चमक रही थी और उसे ही देखे जा रही थी। दूसरी तरफ श्योर और मैगरॉन के सर के ऊपर एक अजीब सी गोल्डन रंग की रोशनी हो रही थी जो कि उन दोनों के ही सर के ऊपर मंडरा रही थी, गोल 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 गोल। उन दोनों को तो पता नहीं था, वो लोग सोए हुए थे। दूसरी तरफ श्योर की जब आँख खुलती है तो एक लंबी सांस लेते हुए उठता है। हाँ, लगता है दीदी की याद आ रही है। श्योर लंबी सांस लेते हुए कहता। मैगरॉन भी जागता। क्या हुआ? मैगरॉन श्योर से कहता, नहीं, सपने में दीदी आई थी, मुझे लग रहा कि मैं सब पाँच पीछे छोड़ के आऊँ तो अब दीदी की याद आ रही है। श्योर स्माइल के साथ कहता, अजीब बात, इसके सपने में भी वही आई जो कि मेरे। मैगरॉन हैरानी से कहता। श्योर जिस टाइप के सपने को देख रहा था, मैगरॉन दूसरी टाइप के सपने को देख रहा था, और ये पॉसिबल कैसे था? मैगरॉन मन ही मन सोचता, कुछ तो अजीब है, या फिर इस सिटी में ही कुछ है जो कि। मैगरॉन इतना सोचते हुए वो बीच ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखता। अगले पल कोई दरवाजा को खटखटाता, जिसके कारण श्योर और मैगरॉन का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता। श्योर वो एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए दरवाज़ा खोलता, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। देखो दोस्त, इस पूरे होटल को मैंने रेंट पे लिया। आज के लिए इस होटल में कोई भी नहीं रह सकता, और ये टॉप फ्लोर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को यहीं मजा आएगा। वो लड़का श्योर से कहता और वो उसे गुस्से से भी देख रहा था। अच्छा, ऐसी बात? श्योर इतना कहते हुए उस लड़की को देखता जो कि आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। इससे इनाया की बात होता हो, तुम्हारी ये बॉयफ्रेंड है, और इस बॉयफ्रेंड के बारे में क्या तुम्हारे भाई को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ बता के। श्योर इस्माइल के साथ कहता। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही इनायत, और अब श्योर को मौका मिला था उसे बदला लेने का। देखो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हो। इनाया वो श्योर से कहती है, क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम इस उम्र में ये सब कर रही हो? अब तो मैं तुम्हारे भाई को बता कर रहूँगा। श्योर इस्माइल के साथ फिर से कहता,
एक तरीके से इनाया ने नीलो को जनरेट नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और बच्ची के कैटेगरी में ही आती थी। शर्ट ये अच्छे से जानता था, और ये सारी चीज़ें अगर उसके भाई को पता चली तो वो तो पागल ही हो जाएगा और उसे बुरा भी लगेगा। मेरे भाई को मेरे बारे में सब कुछ पता है, समझे? इनाया फिर से शर्ट से कहती है। ठीक है। अब क्योंकि शर्ट इतना कहने के बाद उस दरवाजे से बाहर आता। यो ब्रो, इतना कहने के बाद वो लड़का शर्ट को धक्का देता, लेकिन वो खुद ही पीछे जाके गिरता। शौर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। अगली पल इनाया जब सामने देखती है तो शौर उसे बहुत ज़्यादा करीब दिखता। मैं यहाँ चिल्लाऊंगी, जिसके बाद तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो इनाया वो शौर को धमकी देते हुए कहती है, जिसके बदले में शौर उसे हंसी आने लगती है। अच्छा, तो तुम चिल्लाओगी, मुझे फंसाओगी, किस खुशी में? शौर स्माइल के साथ कहता। देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दे दूंगी, समझे? बीच में मत आओ, समझे? वो लड़की गुस्से में शौर से फिर से कहती है। अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैं जिसके लिए तुमसे मांग रहा था वो अब इस दुनिया में है नहीं। तो अब चीज़ का मेरे पास आना एक तरीके से बेकार ही है। तुम एक काम करो, चुपचाप घर जाओ और सो जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई को सारी बात बता दूंगा। शौर्य फिर से इनायत से कहता है। अगले पल वो लड़का खड़ा होता है। गार्ड्स, पकड़ो उसे। वो लड़का पीछे मौजूद कुछ आदमियों को देखते हुए कहता है, जो कि अचानक से ऊपर आए थे और शौर्य को देख रहे थे। वो सारे गार्ड्स शौर्य को घेर लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। इसे होटल से बाहर ले जाकर फेंक दो। वो लड़का जानता था कि शौर्य था ताकतवर, लेकिन शौर्य उन गार्ड्स के हाथ थे ऐसे चढ़ गया था जैसे कि शौर्य ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ये सब देखने के बाद वो लड़का रिलैक्स करता और उस कमरे के दरवाजे को खोलता ताकि वो इनाया को अंदर आने के लिए कह सके। और वो स्वागत के लिए इनाया की तरफ मुड़ता ही इतने में पीछे शौर्य ने उन सारे बॉडीगार्ड को धूल चटा दी थी और वो अपने हाथों को झाड़ रहा था। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, वो लड़का शौर्य से कहता, जिसके बदले में शौर्य उस लड़के को उसी कमरे में धक्का मार देता और दरवाज़ा बंद कर देता और इनाया को देखने लगता। इनाया वो हल्के हल्के पीछे हटती और शौर्य को उंगली दिखाती है। तुम जानती नहीं हो तुम क्या कर रहे हो, मुझे भाई को पता चला तो? इनाया वो शौर्य से कहती है, लेकिन अगली बार शौर्य उसका हाथ पकड़ता और उसे खींचते हुए होटल से बाहर लाता। बाहर आते ही इनाया चिल्लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पता नहीं कि उसका मुंह वो बंद हो गया था और खुल ही नहीं रहा था। मोटे कीड़े के हेल्प से शौर्य ने उसके मुंह के अंदर स्पेस एलिमेंट खोल दिया था, हल्का सा, जिससे इनाया वो अपने मुंह को खोल ही नहीं पा रही थी। शौर्य से चुपचाप जबरदस्ती घसीटते हुए उसी घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस घर के डोरबेल को बजाता। देखते देखते एक स्मार्ट सा लड़का उस दरवाजे को खोलता और वो शौर्य को देख के हैरान हो जाता है। शौर्य ने इनाया को जो पकड़ रखा था और इनाया जो रो रही थी उसे देख के उसे गुस्सा भी आता, लेकिन वो शौर्य की तरफ एक बार देखता कि कहीं वो कुछ एक्सप्लेन करे। अगली पर इनाया वो शौर्य का हाथ वो अपने हस्तों से छुड़ाती है, अपने भाई के पीछे जाकर रोने लगती है। भैया, ये मुझे, इनाया जानबूझ के रोते हुए कह रही थी, आपकी बहन किसी लड़के के साथ होटल में गई थी और मैं भी उसी होटल में था, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। शौर्य नॉर्मली कहता। शौर्य को भी देखना था कि ये आरुष आखिर इतना जल्दी इतना ताकतवर होकर यहाँ तक आया कैसे। आरुष नॉर्मली उस घर में था और अभी भी नॉर्मल ही दिखता था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घमंडी या फिर कुछ। अगली पल आरुष पीछे मुड़ता और वो अपनी बहन को गुस्से से देखता। झूठ बोल रहा है ये, वो लड़की शौर्य की तरफ इशारे करते हुए कहती है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बचपन से झगड़ते हुए आए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये लड़का मुझसे झूठ बोलेगा। इस लड़के के डैड वो कभी कभी इसे लेकर मेरे पास आया करते थे, सिर्फ इसलिए कि ये लड़का मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था। इतना कहने के बाद आरुष वो अपनी बहन को एक थप्पड़ मारता। चुपचाप घर में जाके सो जाओ, तुम्हें कल देखता हूँ मैं, वो आरुष वो इनाया को देखते हुए कहता और इनाया गुस्से से शौर्य को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे आपसे इतने समय बाद मिलकर अच्छा लग रहा है, शौर्य इतना कहने के बाद आरुष से हाथ मिलाता है। वैसे तुम्हें याद है कि बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वो क्या नाम था उसका, मुस्कान, वो आरुष शौर्य से कहता। शौर्य समझ जाता है कि एक तरीके से आरुष ने उसकी इस न्यूज़ को देखा था और उसे याद भी रखा था। ऑफकोर्स वो उसे याद रखेगा ही, क्योंकि वो शौर्य को वो वन था सिटी से ही जानते हुए आया था, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा वीक भी था शौर्य, तो एक तरीके से उसे जानना वो तो बनता ही था। वो तो मिलवाऊंगा कभी, शौर्य नॉर्मली कहता। वैसे वो किस सिटी में रहती है, आरुष शौर्य से कहता। "अ, मतलब मिलवा दूंगा बस, शौर्य वो कंफर्म करते हुए आरुष से कहता। अच्छा ठीक है बाबा, तुम तो बहुत ज़्यादा डर रहे हो। आरुष इतना कहते हुए पीछे देखता है, क्योंकि वो इनाया वो वहीं स्टेयर्स पे खड़े होकर गुस्से से उन सभी को देख रही थी। इसे तो जानता ही हो ये कैसी है, अब भगवान जाने
इन सारी चीज़ों का भूत इसके ऊपर कैसे चढ़ गया? वैसे आजकल के बच्चे सच में बिगड़ गए हैं ना। और शौर्य से कहता, हाँ। शौर्य भी स्माइल के साथ कहता, अच्छा ऐसी बात है, इसकी गर्लफ्रेंड है तो आप इसे डांट रहे हैं, अब इसी। वो इनाया इतना कहते हुए फिर से नीचे आ जाती है, जिसके बदले में आरुष उसे गुस्से से देखता, जिसके बदले में उसे वहां से चुपचाप जाना पड़ जाता। देखो शौर्य, मैं तुम्हें बस एक ही बात कहूंगा, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता है ना। आरुष शौर्य के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता, ऑफ कोर्स शौर्य ने उस न्यूज़ में ये कहा था कि वो रात भर मुस्कान के साथ गायब था। अब इसका मतलब कोई क्या ही समझेगा। और शौर्य इतना छोटा था, इसलिए किसी को भी शौर्य के उस बात पे यकीन नहीं हुआ था किसी भी सिटी में, सिवाय आरुष के। आरुष समझ गया था कि शौर्य अपनी बहन के भरोसे ही यहाँ भी आया होगा। हाँ, उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, उसकी बहन भी ताकतवर थी और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर थी। ये बात आरुष को पता था, इसलिए उसकी बहन एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, ये भी वो जानता था। और शौर्य इसके साथ साथ यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस बात की उम्मीद तो उसे बिल्कुल नहीं थी। वैसे तुम्हारी दीदी कैसी है? और शौर्य से कहता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे वो भी, वैसे आपसे कुछ सवाल थे, आप इतने जल्दी ताकतवर होकर यहाँ तक कैसे आ गए? शौर्य वो आरुष से कहता, लंबी कहानी है, कल बात करें। और शौर्य से कहता, वैसे एक और सवाल, क्या आपने उस बच्चे के बारे में सुना है जो कि गायब हो गया है? शौर्य आरुष से कहता, आपको शौर्य को उस बच्चे के इस बारे में सुनकर इतना बुरा लगा था, लोग उसे बुली किया करते थे, कमजोर था वो, बिल्कुल शौर्य जैसा ही। पता नहीं, उसे ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया। कुछ जंगल में गए, कुछ सिटी के में, और कुछ बीस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रेंज के अंदर गए। लेकिन वो लिमिट रेंज में ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा अंदर जाके सर्वाइव कर ही नहीं सकता, तो वो ज़्यादा अंदर गया नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी वो मिला नहीं है। वो शौर्य से कहता, अच्छा ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। शौर्य इतना कहता, और उसके चेहरे को देखता, जहाँ पर वो कंफर्मेशन के लिए सर को हाँ मिला रहा था। और उस और किसी को भी यहाँ पता नहीं था कि शौर्य बीस्टेमर। शौर्य के सारी फाइट्स को निचली सिटी में दिखाया जाता था, यहाँ पर थोड़ी। यहाँ पर तो शौर्य के एक दो न्यूज़ आए थे, जिसमें से शौर्य का चेहरा सिर्फ एक न्यूज़ में देखा था, जहाँ पर विक्रम के बॉस के बारे में बताया जा रहा था और कुछ नहीं। और उसमें भी शौर्य ने ज़्यादा मुंह खोला नहीं था। इससे ही और उसको यही लग रहा था कि वो अपनी बहन के साथ ही आया होगा, उसकी बहन एक काबिल डॉक्टर बन गई होगी और यहाँ इवॉल्व होकर आई होगी। देखते देखते शौर्य और मैग्रॉन दोबारा से अपने उसी अच्छे से कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर वही लड़का बंद था। तो मुझे जानता नहीं है, वो लड़का शौर्य से कहता, वो इनाया सिर्फ मेरी है, समझा? एक बार मुझे तू जानता नहीं है। वो लड़का इतना कहते हुए पीछे हटने लगता है, क्योंकि शौर्य उसके पास आ रहा था। अच्छा, मैं तो जानता नहीं हूँ, शौर्य स्माइल के साथ कहता। अगले पल शौर्य वहीं मौजूद ब्लैंकेट से उस लड़के को वहीं बांध देता और चुपचाप बिस्तर पर जाके सोने लगता। हे, ये इधर देखो, मुझे मुझे बाहर निकालो। वो लड़का अलमारी के अंदर से चिल्लाते हुए कहता, शौर्य ने उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया था। देखते देखते शौर्य और मैग्रोन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अपने सामने का नज़ारा देखने लगते हैं, जहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ा कबीला था, बहुत बहुत बड़ा, जो कि आलिशान और खतरनाक लग रहा था। अगले पल शौर्य को आसमान में एक उड़ती हुई चिड़िया दिखती है, जो कि आग के लपटों में घिरी हुई थी और उड़ रही थी। फायर क्वीन, मतलब फायर प्रिंसेस, ये क्या है? शौर्य फायर प्रिंसेस से कहता, वो वो एक फीनिक्स है, उससे दूर ही रहो तो अच्छा है, वो अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। फायर प्रिंसेस वो शौर्य से कहती है। शौर्य और मैग्रोन एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अगले पल उन्हें जंगल के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शौर्य और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उसका बनने लगते हैं। अगले पल शौर्य एक चीज़ और नोटिस करता है, उस आवाज़ के पीछे पीछे वो फीनिक्स भी जा रहा था, अपने खतरनाक से आग में लिपटे हुए पंखों को फड़फड़ाते हुए। शौर्य और मैग्रोन तेजी से उसका बढ़ते रहते हैं और वो लोग अजीब से पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आगे कुछ भी नहीं था। शौर्य और मैग्रोन वो ऊपर उस फीनिक्स को देखते हैं। शौर्य और मैग्रोन को तो नीचे चिल्लाते हुए आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तुम्हें कोई दिखा? शौर्य मैग्रोन से कहता। मैग्रोन अपने सर को नाम मिलाता। मुझे फायर प्रिंसेस एक बात बताओ, अगर तू बाहर आ गई तो क्या ये फिनिक्स तुम्हें सेंस कर लेगा? शौर्य फायर प्रिंसेस से कहता, जिसके बदले फायर प्रिंसेस अपने सर को हाँ मिलाती है। शौर्य समझ जाता है कि फायर प्रिंसेस बाहर तो नहीं आने वाली है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। शौर्य और मैग्रोन काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते। इतने में शौर्य को एक आदमी दिखता, जिसके पीछे एक सफ़ेद रंग का अजीब सा बीस्ट पड़ा हुआ था। उसके दो सर थे और वो अपने दो पाँव पे भाग रहा था, और तो और उसके नीले नाखून भी थे। वो तेज़ी से अपनी जगह से जंप करता और उस आदमी के सामने जाके लैंड करता। वो भी चिल्लाते हुए कहता। वो आदमी तुरंत ही अपने अजीब से एरो को लेकर, अपने अजीब से एरो और बो को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ एम कर देता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने तीर से उस कमान को छोड़ सके।
अगले पल वो अपने तीर को छोड़ता है, लेकिन उसकी कमान वो उसने ठीक से पकड़ नहीं रखी थी, इसलिए वो थोड़ी सी आगे जाके गिर जाती है।